हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट कक्षा 6 के लिए। उसमें हम पढ़ रहे थे 8 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ये 9वां चैप्टर है हमारा। शहरी क्षेत्र में आजीविका, यानी शहरी क्षेत्र में किस तरीके से आजीविका रहेगी, क्या आजीविका के शहरी क्षेत्र में साधन होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पूरा शहरी क्षेत्र का मंजर आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों में हमने चित्र देखा था, उससे किस तरीके से ये चित्र डिफरेंस है। शहर का एक भाग दूसरे भाग से किस तरीके से अलग होता है, एक भाग में कुछ और हो रहा है, दूसरे भाग में कुछ और हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि क्या है, नाश्ता वगैरह खिला रहा है इस पोर्शन में। इस पोर्शन में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और इस पोर्शन में ये नॉर्मल कपड़े बेच रहा है। इस पोर्शन में बस अड्डा है। इस पोर्शन में ठेली वाला है जो कुछ बेच रहा है। यहाँ पर बैंक है, यहाँ पर ढाबा है। तो इस तरीके से शहर ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पर स्कूल है। तो भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। 27 महानगरों में जो महानगर में आता है वो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये बहुत पहले की जनगणना है, और ये लोग काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर के देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं, वे अपना जीवन किस तरीके से चलाते हैं, क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं या नहीं मिलते। जैसे गाँवों में नहीं मिल रहे थे समान रूप से, इस तरीके शहरों में मिलते हैं या नहीं मिलते। सबसे पहले हम देखते हैं कि सड़कों पर अगर काम करना है तो सड़कों पर काम करने के बारे में हम देखें कि सड़कों पर काम करने के लिए बताया गया है कि यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है, और मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम तड़के ही घर से निकल गए, और जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल है। सब्जी बेचने वाले अपनी रेवड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थी, ताकि लोग देख सके कि उसके पास में बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में ही फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन और तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और एक पीला गुलाब खरीदा। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान यहाँ पर निकाल रहा था, और वही सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास में एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर के एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे, पानी, वालों की पिन, चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। तो हम उस जगह पर आ गए जहां पर रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर के ग्राहक का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया, और बाज़ार वहां से 2 किलोमीटर पर था। अब यहाँ पर हम बात करें कि रिक्शे वाले भी हैं। बच्ची माजी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, या कोई सेवा देते हैं, या वे स्वरोजगार में लगे हुए हैं, यानी खुद का उनका रोज़गार है, खुद की दुकान है। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कितना माल खरीदे, कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज़ फैला करके दुकान बन जाती है, और खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं।
वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा करके के काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। कई ऐसी भी जगह हैं जहां ठेले वालों को घुसने की नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीज़ बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद करके, साफ करके, छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। और अहमदाबाद शहर की बात करें, अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग हैं फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है कि हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस तरह को या इस काम को यातायात या पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इनको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ या ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं, और यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। अब हम आगे बात करेंगे बाज़ार की। तो बाज़ार की बात करने से पहले हमें ये देखना चाहिए माझी के बारे में। जो माझी एक रिक्शे वाला है उसके बारे में बात करें। ये यहाँ पर है माझी रिक्शे वाला। ये माझी रिक्शे वाला है। तो बच्चू माझी है रिक्शे वाला, वो क्या बता रहा है यहाँ पर। ये माझी रिक्शे वाला है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए यहाँ पर आया है। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ। यहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं चलता, तो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। तब मैं शहर पहुँचा तो मैंने यहाँ पुराना रिक्शा खरीद लिया और इसका पैसा किस्तों में चुकाया है, और यह काफ़ी साल पहले की बात है। अब क्या हुआ कि रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं। ग्राहक यहाँ जहाँ भी जाना चाहते हैं उन्हें वहाँ छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5-10 रुपये तक देता है। तब तबीयत ख़राब हो जाती है, तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे पर रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 80 से 100 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिससे 50 से 60 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं और बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो यहाँ पर बच्चे माझी है शहर क्यों आया, क्योंकि प्रॉपर उसकी जो कमाई है वो गांव में नहीं हो रही थी। बच्चों अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता था, क्योंकि अगर परिवार के साथ रहेगा तो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतनी कमाई गांव में हो नहीं रही थी। किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए, पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर जिस दिन वो छुट्टी लेगा उस दिन उसकी कमाई नहीं होगी और उसकी आर्थिक व्यवस्था पर फ़र्क पड़ेगा, यानी उसकी जो आर्थिक स्थिति है घर की उस पर इस बात का फ़र्क पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है, और जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं, रात के समय वहीं वो खाना बनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे अहमदाबाद शहर की, तो उसमें हम बात करेंगे बाज़ार व्यवस्था की कि बाज़ार में क्या होता है। जैसे बाज़ार में हम देखें, यहाँ पर जब हम बाज़ार पहुँचे तो दुकानें अभी खुलना ही शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी।
और एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले ही समय ले रखा था और हम वहाँ पहुँच गए जिससे हमारी बारी न चली जाए और हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उनके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों का एक शोरूम पर गए क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। इस पर शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुँचे जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़ी दुकान की अगर हम बात करें, जैसे कि हरप्रीत है, ये बड़ी दुकान में काम करती है। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार और त्योहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद में वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना की बात करें तो वंदना हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला था। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े पहनना और ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहर जैसे कि गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉलों में और टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार है बहुत बढ़ गया है और हमने एक कार खरीद ली है और पास ही सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर और सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं और इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कोरियर इत्यादि की सेवाएं भी देती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की, उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो बड़ी दुकान के लिए उनको अलग अलग जगह शॉपिंग करनी पड़ती है, अलग अलग जगह से चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। ग्राहकों की जो इंटरेस्ट है, ग्राहकों का जो सोच है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। ग्राहक किस तरीके की चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए, पता लगाइए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है, वो आप पता लगा सकते हैं। जो बाज़ार में सामान बेचते हैं या जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, उनमें क्या अंतर है, क्योंकि जो बाज़ार में सामान बेचते हैं उनकी बिक्री ज़्यादा होती है, जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनकी बिक्री कम होती है। वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, खुद घर पर बनाते हैं, जबकि बाज़ार में सामान बेचते हैं वो बाहर से सामान खरीदते हैं और उसके बाद में वो दुकान से उस सामान को बेचते हैं। फिर बात करें फैक्ट्री की। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करना चाहती थी जो मुझे एक ख़ास मौके पर पहना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे, कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने में खड़ा करके कर दिया ताकि भीड़ में हमारा बुड़ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ कैसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ टेक करके खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। और कुछ लोग हैं स्कूटरों पर सवार, उससे बात कर रहे थे और रेट को लेकर के मोल तोल यहाँ पर कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक है और लेबर चौक दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं।
और कुछ यहाँ भवन बन रहे हैं। वहाँ मजदूर करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं, कुछ ट्रकों से सामान उतरवाते हैं, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी के पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहरों में रहते हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थीं। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार कर रही थी और वे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। अब हम बात करें लेबर चौक की, कि लेबर चौक में जो लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं। ये लोग जो बैठे हैं और दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतज़ार करते हैं कि लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। यहाँ पर लोग आएंगे और काम करवाने के लिए लोग यहाँ से इनको ले जाते हैं। तो ये दिहाड़ी मजदूर हैं, मतलब कि दैनिक मजदूरी है, इनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। फ़िक्स मतलब कि फ़िक्स रोज़गार नहीं है, अनियमित मजदूर इनको हम कह सकते हैं। तो हमने निर्मला की ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है और जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात को 10 बजे तक ही काम निपटा पाती है। कई बार और भी देरी हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है और यह काम जल्द का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना या काम पर जाना पड़ जाता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं और निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा और हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, मतलब कि उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां हैं वो स्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपने तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम कराने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कार्गो की यानी कि पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की यहाँ पर पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं और उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियों या छोटे कारखाने या मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके पास जिस तरीके से काम का लोड आता है, जिस तरीके से उन्हें काम मिलता है, उसी तरीके से वो लोगों को काम दे पाते हैं। निर्मला जैसे मजदूरी के काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर आप विवरण कीजिए, जैसे काम के घंटे कितने हैं, कमाई कितनी हो रही है, काम करने की जगह क्या है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है। क्या आप यह मानेंगे कि दूसरे के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरी की श्रेणी में आती हैं? क्योंकि एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का आप विवरण कर सकते हैं कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी उनको ज़रूरत पड़ी तो वो काम पर बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। अब बात करते हैं दफ्तर की। दफ्तर में देखें हम कि जो मेरी मौसी है सुधा, विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है, वो दफ्तर में है। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं और उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते
एक वाक्य विक्रेताओं से मिलती हैं और वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजनाएं बनानी होती हैं और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है और मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है। तो मौसी को यहाँ पर नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको कुछ और भी फायदे मिलती हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग है भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है और इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियों की बात करें तो इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी यहाँ पर कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं हैं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उसके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम कर पर जाते हैं और उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है और अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। आखिरी दिन खत्म हुआ। हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो यहाँ पर हम बात करें महानगरों में, जैसे महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ता की समस्याओं और उसके जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरे में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं और वहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, जहां न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। और विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेबर चौक के बारे में। जैसे लेबर चौक है, बच्चू मांझी है, काम की जगह क्या है, आय क्या है, काम की सुरक्षा, सुविधाएं, स्वयं का रोजगार है। अब बच्चू मांझी जो है वो रिक्शा चलाता था, तो काम की जगह क्या थी, वो सड़क पर दिहाड़ी मजदूरी काम करता था, यानी रिक्शा चलाता था वो, और 100 रुपये उसे मिल जाते थे। काम की सुरक्षा उसमें नहीं है और सुविधाएं भी उसको को नहीं मिल रही है। स्वयं का काम है या रोज़गार है तो बच्चू मांझी है, स्वयं का काम है वो रिक्शा चलाता है तो खुद का है वो। हरप्रीत और वंदना है। हरप्रीत और वंदना की काम की जगह क्या थी, हरप्रीत कहाँ पर काम कर रहा था और वंदना कहाँ पर काम कर रही थी। तो हरप्रीत की बात करें हम, हरप्रीत है दुकान पर काम करती थी, बड़ी दुकान थी उनकी, काम की जगह दुकान है यहाँ पर। उनकी आय भी ठीक ठाक होती है और मान लेते हैं आय भी 300 रुपये होती है। काम की सुरक्षा उसके काम की सुरक्षा है क्योंकि वो खुद का काम करती है। सुविधाएं भी उसके लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन स्वयं का काम है। निर्मला की अगर बात करें कि निर्मला है वो फैक्ट्री में सिलाई का काम करती है, तो काम की जगह क्या है, सिलाई के यहाँ पर काम करती है, यानी सिलाई की मशीन का काम करती है। तो हम बात कर सकते हैं फैक्ट्री में कोई सुरक्षा यहाँ पर नहीं है, काम की सुरक्षा। आए उसको मतलब कि 40-50 रुपये, 80 रुपये मिल जाते हैं। सुविधाएं भी उसको नहीं मिल रही हैं, स्वयं का रोज़गार भी नहीं है उसका। सुधा की बात करें, कंपनी में काम करती है, 30,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। काम की सुरक्षा उसको है, सुविधाएं भी उसको मिल रही हैं। और स्वयं का रोज़गार या रोज़गार है, स्वयं का रोज़गार नहीं है, लेकिन रोज़गार वो है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से लोग काम करते हैं। दुकान और दफ्तर का नाम, कौन सी सेवाएं देते हैं। जैसे कि दुकान और दफ्तर का नाम मान लो बैंक है तो बैंकिंग सेवाएं वो देते हैं। जैसे कॉल सेंटर है तो जैसे कॉल सेंटर क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है ग्राहक की उसको सुनते हैं और सुलझाते हैं। और आजकल ऑनलाइन का आ गया, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटी देते हैं। ऑनलाइन जैसे कि कोई मेडिसिन हैं तो मेडिसिन या डॉक्टर है, कोई अस्पताल है तो वहाँ पर ऑनलाइन मेडिसिन की फैसिलिटी भी है, ऑफलाइन मेडिसिन की फैसिलिटी है। पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस में कोरियर की फैसिलिटी होती है कि हम क्या कर सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं। कोई भी सामान है अपना वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं।
अब हम बात करें इसी में आरटीआई एक्ट की। आरटीआई एक्ट क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी गई है, हर नागरिक को दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र को वास्तविक रूप से जनता के लिए काम करने हेतु तैयार करना। आप आरटीआई का उपयोग करके सरकार के विविध क्रियाकलापों के बारे में आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं कौन सी वेबसाइट पर, www.cic.gov.in या फिर www.rti.gov.in पर विजिट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।